बच्चों, स्वागत है श्री शक्ति क्लासेस में। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमें वो अम्लों और क्षारों की जो परिभाषाएं थी कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो वो थी हमारी आरएनएस और ब्रोस्ट एंड लोरी के द्वारा जो परिभाषाएं थी उनका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। आज हमारा, क्योंकि वो जो दोनों परिभाषाएं थी, वो दोनों परिभाषाएं जो जिन वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी, वो कुछ ऐसे हमारे पास में पदार्थ थे जिन पर वो लागू नहीं होती थी। तो उन्हीं पदार्थों के लिए जिन पर सब पर ये हमारी अम्लों और क्षारों की परिभाषा लागू हो, उनके लिए एक नई वो परिभाषा दी गई जो दी गई लुईस के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारी तीसरी जो संकल्पना रहेगी वो रहेगी लुईस संकल्पना। लुईस संकल्पना। तो लुईस ने क्या संकल्पना दी? सबसे पहले बात करते हैं अम्ल की परिभाषा लिखते हैं। तो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो लुईस ने अपनी परिभाषा में क्या बताया कि अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन का युग्म, यहां पर ध्यान रखना, ये आपको साथ में लिखना है, इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण करेंगे। युग्म मतलब 2, 4 ऐसे, मतलब तो जोड़े के रूप में वो ग्रहण करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन युग्म लिखना है, साथ में युग्म लिखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करते हैं, मतलब कोई भी पदार्थ है वो अम्ल कब कहलाएगा? जब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। या जो पदार्थ है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अब इलेक्ट्रॉन युग्म कौन ग्रहण करेगा? सीधी सी बात है, जिसके पास में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वही क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन युग्म में वो ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ऐसे पदार्थों को जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है। तो जैसे, चलो पहले मैं इसकी सार की भी साथ में परिभाषा लिख देता हूँ। यहाँ पर सार है वो क्या हो जाएगा? सार वे पदार्थ होते हैं, बस इसका उल्टा होगा कि सार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। सार वे पदार्थ होते हैं, यह है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता सार कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। तो ये दो परिभाषा हो गई हमारे पास में लुईस के अनुसार। अम्ल है वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। ग्राही कौन से होंगे? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और सार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे। दाता कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन का दान कौन करेंगे? जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो परिभाषा होगी लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार की। इससे पहले वाला जो हमारा था आरएनएस और जो ब्रोस्ट एंड लोरी थी, उन्होंने परिभाषाएं किसके आधार पर दी थी? देखो, आरएनएस ने और ब्रोस्ट एंड लोरी ने, उनकी परिभाषाएं थी अम्ल की। आरएनएस के अनुसार तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं जलीय विलयन में। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में किसका त्याग करते हैं? OH- आयन का त्याग करते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। ये आरएनएस के अनुसार परिभाषा थी। और लोरी के अनुसार, ब्रोस्ट एंड लोरी के अनुसार परिभाषा अम्ल की क्या थी? कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। प्रोटॉन का त्याग करते हैं। ये देखो, ये वाली बात एक सेम ही है ना। प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? H+ बोलते हैं ना। लेकिन सार में क्या हो जाएगी ब्रोस्ट एंड लोरी के अनुसार? कि सार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको याद रखने का क्या तरीका है कि आप इस याद रखो कि आरएनएस और ब्रोस्ट एंड लोरी, इन दोनों ने क्या करवाया? अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो H+ आयन का त्याग करते हैं या प्रोटॉन का त्याग करते हैं। तो अब क्या होगा? लुईस ने क्या बोल दिया कि इस बार है वो अम्ल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो पहली दो परिभाषाओं में जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? H+ का या प्रोटॉन का त्याग करते हैं। लेकिन तीसरी परिभाषा में लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन है वो क्या करें, जो अम्ल है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म का ग्रहण करेंगे। तो उसके आधार पर आप समझ सकते हो। और
ये हो जाएगा हमारा सार भी हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दाता होगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है, तो वो कहलाएगा हमारा सार। अब इसके एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। एक उदाहरण हम लेते हैं BF3 और प्लस NH3, ये अभिक्रिया करेंगे तो यहां पर बनेगा आपका F3B और NH3। अब ये कैसे बना मैं ये भी आपको बताऊंगा। पहले हमारे को क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों में से BF3 और NH3 है, इनमें से हमारे को देखना है कि कौन सा हमारा लुईस अम्ल है और कौन सा हमारा लुईस सार है। लुईस अम्ल किसे बोलेंगे, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर फटाफट। लुईस अम्ल किसे बोलेंगे, लुईस अम्ल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही किसे बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लुईस अम्ल। और लुईस सार किसे बोलेंगे, जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। तो हमारे को इनमें चेक करना है पहले तो कि BF3 है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, NH3 है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, क्योंकि इसी के आधार पर हमें वो क्या डिसाइड कर सकते हैं कि लुईस अम्ल होगा या लुईस सार होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम BF3 को लेते हैं कि BF3 हमारा लुईस अम्ल है या लुईस सार है, तो उसके लिए हम सबसे पहले BF3 को लेंगे। अब हमारे को इसमें चेक करना है कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, ये ग्राही है, तो उसका चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बोरोन है, बी क्या आपका होता है, बोरोन होता है। अब बोरोन है वो कितने नंबर पे आता है भाई, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बोरोन का, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5। कितना होता है, 5। कितना होता है, 5 होता है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे को चेक करना है कि बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी परमाणु हो उसके परमाणु क्रमांक जितना होगा, परमाणु क्रमांक जितना होगा, जैसे हम किसी भी परमाणु को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, देखो इस प्रकार से ZA, यहाँ पर जो Z है वो होती है आपकी परमाणु क्रमांक, क्या होता है, परमाणु क्रमांक, और जो A होता है वो होता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो कोई भी परमाणु हो, कोई मतलब जितने भी परमाणु, हमें पता है परमाणु के अंदर है वो क्या होते हैं, 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे पता करेंगे कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उसका हम डिसाइड कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक और उसकी द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या आपको पता है तो आप परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, Z बराबर P, और बराबर होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे उसमें और उतने ही क्या होंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई ये परमाणु होता है, ये क्या होता है आपका इस प्रकार से नाभिक, इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर कक्षाओं में क्या गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर गति करते रहते हैं। तो हमें हमारे को चेक करना है कि परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे। अगर हमारे को परमाणु दे रखा है तो हमें उसका पता लगाने के लिए हमारे पास में एक तो परमाणु क्रमांक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारे को ये तो पता चल गया कि जितने आपके परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन Z के बराबर होगा, उसके लिए कंडीशन है कि जो परमाणु है वो कैसा होना चाहिए, परमाणु उदासीन होना चाहिए। क्योंकि अगर उदासीन नहीं होगा, परमाणु अगर उदासीन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उदासीन कब नहीं होता है, जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर देता है या फिर त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन जब परमाणु, ये परमाणु है, ये परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, बाहर निकाल देगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, मतलब इसके पास में ये दान कर दिया, दान करते इसके पास ऊपर क्या आ गया, धन आ गया, मतलब इसके ऊपर आवेश आ गया। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, मतलब इस पर ऋणावेश आ जाएगा। मतलब कोई भी परमाणु है उस पर जो धनावेश और ऋणावेश है वो किस कारण आता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कारण आता है ना। तो इसका मतलब
जब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर क्या हो जाएगा मतलब परमाणु है इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, जेड के बराबर नहीं रहेगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा और जो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होगा। लेकिन वहां पर कंडीशन बन जाती है कि परमाणु क्या होना चाहिए, विद्युत मतलब उदासीन होना चाहिए, तभी वहां पर क्या होगा, जो जेड है वो ई के बराबर होगा। और यहाँ पर देखो परमाणु जो ये ए जो ए वो किसके बराबर होगा, परमाणु ये क्या है, द्रव्यमान है। और आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु है परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो उसके नाभिक में स्थित होता है। और नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसका मतलब जो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा वही किसका द्रव्यमान होगा, संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो ए वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से आपका प्रोटॉन है वो किसके बराबर है, देखो इस वाले ऊपर प्रोटॉन है वो जेड के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ए बराबर जेड, भाई प्रोटॉन की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड प्लस का एन। और एन क्या है यहाँ पर आपका, न्यूट्रॉन जो यहाँ पर पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन यहाँ से किसके बराबर जाएगा, भाई जेड को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। तो यहाँ से आप किसकी संख्या निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन की निकाल सकते हो, प्रोटॉन की निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हो। तो हमने ये तो तय कर लिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की हम संख्या कैसे निकालेंगे किसी परमाणु से। तो अब बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। तो बताओ पहले इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए, इसके ऊपर कोई भी आवेश है नहीं है आवेश, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कितने होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन है वो जेड के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो जेड है वो कितना है, 5 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर देखो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5 है। अब यहाँ पर जितने भी परमाणु होते हैं, देखो एक और आपको यहाँ पर चीज ध्यान रखनी है कि हमें ये तो पता चल गया कि बोरोन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5 होती है। अब यहाँ पर ये क्या, पांचों ही इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान क्यों करता है, क्योंकि वो किसके रूप में जाना चाहता है, उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और उत्कर्ष गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए उस परमाणु के बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसके पास में क्या, बोरोन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो पहले वो आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका होता है नाभिक, ये होगा आपकी पहली कक्षा। इसको परमाणु होता है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक के यहाँ पर इस प्रकार से कक्षाएं बनी होती है। तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। तो हमारे को यहाँ पर देखो क्या करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यहाँ पर दर्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है, वही क्या करते हैं इन कक्षाओं में गति करते हैं। तो बोरोन का अगर हम बना रहे हैं यहाँ पर ये परमाणु, तो यहाँ पर बोरोन के पहला जो कोश है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। और हम कैसे पता कर पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर 2 आएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में 2n स्क्वायर का। क्या होता है, 2n स्क्वायर का। n जहां पर क्या है, n बराबर, ये पहली कक्षा है तो ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। तो अगर हमारे को चेक करना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। अब हमारे को कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन देखने हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु है वो 3 चीजों से, 3 मूलभूत चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नाभिक के अंदर रहते हैं, उनको हमारे को दर्शाने की जरूरत नहीं है। हमारे को इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, कक्षाओं में गति करते हैं, तो उनकी संख्या को हमारा दर्शाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर पहली कक्षा है तो n बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारे को चेक करना है कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, या पहली कक्षा या कोश, इसको क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं कक्षा या कोश। और ये जो सबसे बाहर वाला है, ये जो सबसे भारी होता है उसको हम बोलते हैं बाह्यतम कोश। अब यहाँ पर देखो हमारे को चेक करना है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × n की जगह 1 रख दो, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, मतलब कितना आगे 2। इसका मतलब पहली कक्षा में हमें कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं, 2 बढ़ सकते हैं, कम से 1 ही बढ़ सकता है, 0 भी हो सकता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं अगर हम कि दूसरी कक्षा में कितने बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर n की जगह आप क्या रख दो, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 2 × 4 कितना होता है, 8। इसका मतलब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षाओं में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हमारे को यहाँ पर चेक करना है कि बोरोन है, बोरोन की पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए है, कितने थे हमारे पास में, बोरोन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे,
5 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से 2 तो हमने अंदर भर दिए। अब यहाँ पर जो बाकी 3 बच गए वो 3 यहाँ पर भर सकते हैं हम आसानी से, क्योंकि इस दूसरे कोष में तो हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8, और हमारे पास में है कितने अभी 3 ही है ना, 2 तो हमने अंदर भर दिए। तो इसका मतलब ये इतना ही, ये इसके पास में बोरॉन के पास में 2 ही कोष होते हैं, तीसरा कोष नहीं होता है। तो अब मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कोई भी जो परमाणु होंगे, याद रखना है कोई भी परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोष, इसको बोलते हैं बाह्यतम कोष, बाह्यतम कोष। तो कोई भी चाहे कोई भी परमाणु वो अपने बाह्यतम कोष में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का या तो ग्रहण करेगा या फिर क्या करेगा, त्याग करेगा। तो अब इसके पास में देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो है बाह्यतम कोष में। अब इसको चाहिए कितने भाई, चाहिए कितने, इसके 3 तो है, चाहिए कितने, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी से ग्रहण करेगा। लेकिन यहाँ पर देखो फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो इसके साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कैसे, इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है, बोरोन को, ये बोरोन का है, बोरोन को 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। फ्लोरीन के चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्लोरीन के लिए वही, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा या कोष हो गई, तीसरी कक्षा या कोष हो गया। अब आपको इसके लिए फ्लोरीन का है वो परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 9 हो गया। तो वही हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं यहाँ पर। इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, मतलब 9 बराबरी किसके होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होंगे। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2n² के सूत्र से। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मतलब 9 में से 2 भर देते हैं यहाँ पर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो अब 9 में से 2 तो भर दिए, बच्चे कितने पीछे 7 बच्चे। तो इसका मतलब हम इसमें दूसरे कोष में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, और हमारे पास तो 7 ही है। इसका मतलब हम भर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप 7 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर फ्लोरीन को भी अभी मैंने पीछे बताया था कि वही बात वापस कि परमाणु अपने बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो फ्लोरीन का ये बाह्यतम कोष है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है ना यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये बोरोन और फ्लोरीन है वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, ताकि आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से आदान प्रदान होता है, हमें ये तो पता चल गया कि फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, बोरोन को 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पर बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी आपको ध्यान में रखना है कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी हमने बोरोन का देखा, बोरोन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन के बाह्यतम कोष में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 तो पहले कक्षा में भर दिए जाते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर फ्लोरीन की बात करते हैं, तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये फ्लोरीन का और ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन दर्शाते हैं, 2 3 4 5 6 और 7। ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन दर्शाए देखो दोदे के जोड़े के रूप में, आपको इन्हीं के ऐसे ही दर्शाना है, इनको दोदे के जोड़े के रूप में दर्शाना है। 1 बच गया, उसको हमने अलग दर्शा दिया। इसी प्रकार से एक दूसरा फ्लोरीन होगा, क्योंकि 3 फ्लोरीन है ना, तो उसी प्रकार से दूसरे फ्लोरीन के पास में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार से तीसरा हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको हमारे को क्या करना है, ये जो होती है मैं बना रहा हूं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, अब इनका अष्टक है वो पूर्ण करना है। इनका जो बाह्यतम कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो सबसे पहले इस फ्लोरीन की बात करते हैं। तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में 7 तो है और 1 ये और हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से गोले में बंद कर देते हैं। तो अब देखो इसके अंदर कितने, गोले के अंदर 7 और 1 8 हो गया फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण। अब इसकी बात करते हैं, तो इस फ्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ये लो अष्टक पूर्ण हो गया। इस फ्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो गया। अब इस बोरोन का अष्टक पूर्ण करवाते हैं। तो 3 तो खुद के पास में थे, 1 2 3 और 3 ये हो गए, 1 2 और 3। तो इसको लेके यहाँ पर इस प्रकार से गोला बना देते हैं हम। तो अब इस गोले के अंदर देखो, इनके अंदर नहीं देखना, इस गोले के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। क्या इसका अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है, नहीं है ना अष्टक पूर्ण, क्योंकि अष्टक पूर्ण होने के लिए उसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी उसका अष्टक पूर्ण होगा। इसका मतलब बोरोन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, आवश्यकता है। इसका मतलब Bf3 है, Bf3 में जो बोरोन है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की उसकी आवश्यकता है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, ग्राही है।
क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। और कैसे निकाला हमने, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने पता कर लिया कि सबसे पहले तो हमने देखा कि बोरोन है, बोरोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोरोन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 3। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो होते हैं 7। फिर हमने यहाँ पर बोरोन को पहले बीच में लिख लिया, तो यहाँ पर ये बोरोन हो गया, बोरोन के यहाँ पर 1 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, फिर फ्लोरीन के लिख दिए और फिर फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण करवा दिया। फिर हमने किसका अष्टक पूर्ण करवा दिया, यहाँ पर ये बोरोन है उसका अष्टक पूर्ण करवा दिया। इसको नहीं लेंगे यहाँ पर ये, ठीक है, हम केवल इसी को लेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका बोरोन का, मतलब यहाँ पर बोरोन के कितना है इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसका मतलब जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, इसका मतलब बोरोन है वो क्या होगा, ये जो Bf3 है वो क्या होगा, लुईस अम्ल होगा या लुईस क्षार होगा, तो वो होगा लुईस अम्ल। ये हो जाएगा आपका लुईस अम्ल। अब बात करते हैं NH3 की, कि NH3 के मतलब NH3 है वो भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है या फिर ग्राही है। तो वही सेम यहाँ पर जो हमने किया वही करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, नाइट्रोजन है यहाँ पर दिख रहा है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में चेक करना है, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, वही आप बनाओ यहाँ पर परमाणु। ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। और अब यहाँ पर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं हम, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं 2n² के सूत्र से। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ दो ये। फिर हम दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। और हमारे पास में बच कितने की, 7 में से 2 तो बढ़ दी, बच्चे कितने 5। इसका मतलब 8 बढ़ सकते हैं और यहाँ पर 5 ही हमारे पास में, तो 5 बढ़ दो। ये हो गया आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका अष्टक पूर्ण है, नहीं अष्टक पूर्ण। कितने इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है, इसको 3 की और आवश्यकता है, क्योंकि 3 ग्रहण करते ही ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो पता चल गया कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लिख दो। अब देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो यहाँ पर उसके लिए बनाते हैं, यहाँ पर ये आपका नाभिक हो गया, ये पहला कोश हो गया। अब पहले कोश के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, और हमारे पास में 1 ही है, इसका मतलब इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो हीलियम से कम वाले होते हैं ना, हीलियम जो हाइड्रोजन हो गया, उनको अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब हीलियम से कम तो है वो कौन, एक ही केवल हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन को ही केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नाइट्रोजन के भी 1 इलेक्ट्रॉन हमारे को ऐसे लिखने पड़ेंगे और 2 इलेक्ट्रॉनों को साथ में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 और 4 और 5। अब चूंकि ये बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे, इसलिए इनको हमने अलग रख दिया। ये बंद बनाने में भाग ले रहे हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन है वो, नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में साझा कर रहा है, दे नहीं रहा है, वो साझा कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब पहले हम हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण करवाते हैं, और हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण करने के लिए उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। बताया ना मैंने, हीलियम से कम वाले। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका अष्टक पूर्ण, इसका अष्टक पूर्ण, इसका अष्टक पूर्ण। हाइड्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया। अब किसका अष्टक पूर्ण करवाना है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण करने के लिए उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो उसके पास पहले से थे, और 6 7 और 8। इसको आप ऐसे बना दो। तो ये जो हम बना रहे हैं अभी वो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, NH3 की ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। तो ये इसका अष्टक पूर्ण है। लेकिन यहाँ पर देखो आप, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हैं जिनका कोई भी कार्य नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कोई भी बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये नाइट्रोजन है या NH3 है, वो क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का या इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर सकता है, दान कर सकता है। इसका मतलब NH3 है वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है वो क्या कहलाता है, लुईस क्षार कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लुईस क्षार। तो ये हो गया हमारा कि Bf3 है वो लुईस अम्ल हो गया, और NH3 है वो लुईस क्षार हो गया। तो लुईस अम्ल और क्षार की हम किस प्रकार से हम जांच करते हैं कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है वो क्या होगा,
ये ज्यादा मतलब ज्यादा होंगे वो तो हो जाएगा लुईस आर हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कमी होगी, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा। अब यहाँ पर ये पता चल गया कि बी इसके पास में NH3 के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब BF3 को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अभी देखा ना हमने इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, वो संरचना बनाई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो हमने वहां पर देखा कि वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन थे बाह्यतम कोश में, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, NH3 के पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, और इनको अब क्या है, BF3 को ये दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी कोई परमाणु, 2 परमाणु है वो क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, जैसे Na और Cl, तो यहाँ पर संयोग करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, जैसे एक अन्य उदाहरण लेते हैं, हाँ इसी को ले लो, यहाँ पर HCl ले लो यहाँ पर। तो इनको संयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना पड़ता है, साझा करना पड़ता है। साझा करने का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन को जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन की, तब यहाँ पर ये Cl से ले लेगा, और जब क्लोरीन को जरूरत होगी हाइड्रोजन से, तो वो क्लोरीन क्या कर लेगा, हाइड्रोजन वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन मतलब यहाँ पर आपस में बिल्कुल पूरी तरीके से नहीं लेते। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, यहाँ पर इनके मध्य आयनिक बंध पाया जाता है। जब कोई 2 परमाणु आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर लेते हैं ना, तब वहां पर आयनिक बंध बनता है। असल में अगर ये हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा क्लोरीन को दे दिया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा हाइड्रोजन को दे दिया, तो इस प्रकार से जो बंध बनते हैं उनको बोलते हैं आयनिक बंध। जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान पूरा हो जाता है तो उनको बोलते हैं आयनिक बंध। और जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, इनके दोनों के मध्य साझा होगा, तो वहां पर बनेगा सहसंयोजक बंध। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक परमाणु देगा, तो वहां पर बनेगा उपसहसंयोजक बंध। तो अब यहाँ पर देखो, बंध बनाने के लिए हमें पता है कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वहां पर सहसंयोजक बंध बनेगा। लेकिन इसके पास में तो 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने के लिए नहीं दे सकता। इसका मतलब NH3 को अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में देने होंगे। तो वो देगा किसको, F3 को देगा या बोरॉन को? अष्टक तो बोरॉन का पूर्ण है ना, फ्लोरीन का तो अष्टक पूर्ण हो चुका है, इसलिए वो बोरॉन का क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और तो इसलिए यहाँ पर देखो, जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर देखो ये तीर के निशान इस प्रकार से, ये तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है कि NH3 ने अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो दिए, किसको दिए, बोरॉन को दिए। किसको दिए, बोरॉन को दिए, ना कि F3 को दिए। कहीं हम ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, तो गलत तो हम नहीं मानते, लेकिन थोड़ी सी समझने में ये प्रॉब्लम हो जाती कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दिए, फ्लोरीन को दिए, बोरॉन को दिए। यहाँ से हमारा कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पर जो NH3 के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिले, बोरॉन को मिले। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को मिले, इसलिए यहाँ पर ये इस प्रकार से उपसहसंयोजक बना है। इसको क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक सहसंयोजक बंध। ये होता है उपसहसंयोजक बंध। और ये जो तीर का निशान उसी साइड में होगा जिसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तीर का निशान उस साइड में होगा जिसको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका कि लुईस संकल्पना के आधार पर कैसे हम लुईस अम्ल और लुईस क्षार की है वो बताते हैं उनको। इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्राही हो जाएगा वो लुईस अम्ल हो गया, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। कहने का मतलब जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या कहलाएगा, जिसके पास में कमी होगी वही ग्राही होगा, तो वो कहलाएगा लुईस अम्ल। और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास में ज्यादा वो क्या कहलाएगा, लुईस क्षार कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर कुछ उदाहरण देखें कि लुईस अम्लों के उदाहरण, लुईस अम्ल कौन कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धनी होंगे, इलेक्ट्रॉन धनी मतलब धनी होने का मतलब है नहीं उनके पास ज्यादा, धनी होने का मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जिन्होंने त्याग कर दिया है, उनके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। कौन कौन से, जैसे Mg+2, Na+, Al+3, तो ये जो होते हैं ना, इनके पास में क्या देखो, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये तो पता नहीं कैसा है भाई, ये देखो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है और 10 नंबर पे कौन सी है आपकी, नियोन है, एकरी गैस है, तो इसलिए वो उसका विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन पहले त्याग देता है। सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन 11 पे आता है, 10 पे आना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो यहाँ पर जिनके ऊपर भी प्लस आवेश होगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे लुईस अम्ल वो कहलाएंगे। दूसरा यहाँ पर होता है कि जो भी जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है, जैसे BF3 हो गया और AlCl3,
तो आप यहाँ पर क्या करना, चेक करना एल Cl3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के क्या क्या है रियल में इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है या नहीं है। यहाँ पर वही करोगे आप, सबसे पहले Al के अंदर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंदर चेक करोगे कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आप वहां पर वो लिख दोगे। फिर आप चेक करोगे कि Cl के अंदर है वो कितने, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Cl के लिए बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक एक बंद बना देना यहाँ पर, ठीक है, जो भी है। और फिर यहाँ पर चेक कर लेना कि कितने यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अष्टक पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस आधार पर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके लुईस अम्लों के उदाहरण। इलेक्ट्रॉन धनी होंगे वो लुईस अम्ल होंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म की जिनके पास में कमी होगी वो भी क्या होंगे, लुईस अम्ल होंगे। फिर बात करते हैं लुईस क्षार की। तो लुईस क्षार कौन से होंगे, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा, मतलब जिनके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म ज्यादा होंगे या जिनके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो ऋणी होंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणी, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऋणी होंगे, उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ऋणी कौन से होंगे, जैसे Cl-, F-, ये क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे आपके लुईस क्षार कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकते हैं, इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पर, ये देखो। और इसके अलावा जैसे NH3 हो गया, तो NH3 है, उसके पास में भी क्या है, NH3 हो गया, उसके पास में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या कर सकता है, दान कर सकता है। और इसके अलावा जैसे OH-, तो ये भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है यहाँ पर। तो ये हो गए आपके लुईस अम्ल और लुईस क्षार के उदाहरण। और यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर जो इस प्रकार से लिखते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन, इनको हम इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आपको कोई ऐसे बोले कि NH3 है, NH3 के पास में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इन दोनों को हमने साथ में बोला है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आपको बोले कि NH3 के पास में कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तब बोलोगे एक है। और आपको बोल दे कि NH3 के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे दो है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ये हो गई हमारे लुईस संकल्पना अम्ल और क्षार के लिए। तो अभी तक हमने आरएनएस हो गई हमारी, ब्रोस्ट एंड लोरी होगी, और लुईस लुईस की संकल्पना है, वो तीनों संकल्पनाएं होगी, वो तीनों ने वो अम्ल और क्षार की अलग अलग परिभाषाएं दी थी। यहाँ पर सबसे पहले आरएनएस ने दी थी। आरएनएस की परिभाषाएं वो केवल उन्हीं पर लागू होती थी जिन पर H+ और OH- होता था। और उसके बाद में लोरी आया था, लोरी के लिए भी उन्हीं के लिए लागू होती थी जिनके पास में प्रोटॉन होते थे। और लुईस की जो परिभाषाएं हैं, लुईस की परिभाषाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी गई है, और जितने भी परमाणु होते हैं उन सब परमाणुओं के पास में इलेक्ट्रॉन तो होते ही होते हैं। इसका मतलब जो लुईस की संकल्पना है वो सारे अम्लों और क्षारों के लिए लागू होती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आज इतना ही करेंगे। आगे जब आएगा, जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उसके अंदर हम अम्लों क्षारों के बारे में थोड़े से उनके जो गुण है उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपके हो गए लुईस, आरएनएस और रोस्टेंड एंड लोरी। ये ध्यान में रखना है कि आरएनएस ने अपनी परिभाषाएं दी थी अम्लों और क्षारों की, वो किस आधार पर दी थी, H+ और OH- के आधार पर। ब्रोस्ट एंड लोरी ने अपनी परिभाषाएं दी थी, वो किस आधार पर दी थी, प्रोटॉन के आधार पर। और जो लुईस है उन्होंने अपनी परिभाषाएं दी थी, वो किसके आधार पर दी थी, इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। ये ध्यान रखना, युग्म नाम आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर वो लुईस ने अपनी परिभाषाएं दी थी। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये टॉपिक रहेगा बोर्ड की दृष्टि से। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप है या कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, आपका जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा।